नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। जनादेश में तमाम महत्वपूर्ण खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। जनादेश यानी लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। पहले चरण के लिए मतदान हो चुका है और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता जनादेश हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बताएंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल, साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत और मौजूदा समीकरण किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में चुनावी प्रचार करने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने जालौर और बांसवाड़ा में रैलियां की तो कांग्रेस पर जमकर हमलावर भी नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शिष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, जो आम लोगों के लिए नहीं सोचता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने जनता के हित के लिए तेजी से काम किया है और जल्द ही विकसित भारत के संकल्प को और तेजी से जमीन पर उतारने का काम शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय राज्य में व्याप्त हालात को गिनाया और साथ ही बीजेपी सरकार में हो रहे कामों को सामने रखा। रविवार को चुनावी प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने 2 रैलियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने राजस्थान के जालौर और बांसवाड़ा में विशाल जनसभा में जनता से संवाद किया। दिन की पहली रैली में पीएम मोदी ने जालौर से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार ही कांग्रेस का शिष्टाचार है। पीएम ने राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें घोटालों का गड़बड़झाला नहीं फैलाया हो। देश को 2014 के पहले जो हालात थे, वो हालात वापस नहीं चाहिए। हर कोई कांग्रेस की कमजोर सरकार को, आते जाने वाले लोग भी धमकाते थे और हर कोई देश को लूटने में जुटा था। प्रधानमंत्री को तो कोई पूछता ही नहीं था। सरकार रिमोट कंट्रोल से चला करती थी। पीएम ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलते हुए उसे अवसरवाद का गठजोड़ बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने देश पर 60 वर्षों तक राज किया, लेकिन माताओं बहनों को शौचालय, गैस, बिजली, पानी, बैंक अकाउंट जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसा दिया। कांग्रेस ने देश पर 60 साल तक राज किया। इसी कांग्रेस ने हमारी माताओं बहनों को शौचालय, गैस, बिजली, पानी, बैंक अकाउंट ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाया। इसी कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का दीमक फैलाकर देश को खोखला कर दिया और उनके इन्हीं पापों की सजा आज देश कांग्रेस को दे रहा है और खास करके देश का युवा इतना गुस्से में है, वो दोबारा कांग्रेस का मुंह देखना नहीं चाहता है। वहीं पीएम मोदी का आक्रामक तेवर बांसवाड़ा में भी बरकरार रहा। पीएम ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा उसे सिर्फ अपने शाही परिवार की चिंता रहती है, लेकिन मोदी सरकार देश के गरीब, आदिवासियों और किसानों, महिलाओं सहित समाज के वंचित वर्ग के लिए काम करती है। मोदी हर बार कोई न कोई नया काम आप ही की सेवा के लिए करता है, आपकी मजबूती के लिए करता है, क्योंकि मुझे मेरा देश मजबूत बनाने के लिए हर परिवार को मजबूत बनाना है।
पीएम मोदी ने अपने 10 साल के सरकार द्वारा आदिवासी समाज के लिए किए गए कामों का जिक्र किया तो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र न सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि वामपंथ से प्रभावित कांग्रेस का घोषणा पत्र आम लोगों की जिंदगी को भी परेशानी में डालने वाला है। कांग्रेस की दुकान में भय, भूख और भ्रष्टाचार ही बिकता है। कांग्रेस ने हमेशा दलितों को डराया, कभी आदिवासियों को डराया, कभी अल्पसंख्यकों को डराया। आज भी ये कभी लोकतंत्र को लेकर, संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर भांति भांति का झूठ फैला रहे हैं, भांति भांति का डर दिखा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को पता नहीं है कि भारत हर प्रकार से डर से बाहर निकल चुका है और इसीलिए इनका जुट नहीं चल पा रहा है। पीएम मोदी ने राजस्थान में पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय के हालात पर सवाल खड़े किए और कहा कि गहलोत सरकार के समय न सिर्फ कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या थी, बल्कि पेपर लीक जैसे भ्रष्टाचार से युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया था। पीएम मोदी ने अपनी केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के लिए किए गए कामों को रैली में गिनाया, साथ ही विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान को आगे बढ़ाने का मंत्र सामने रखा। बांसवाड़ा से विशाल बैरिस्टो और जालौर से ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो रैली की तमाम बड़ी और खास बातें जो रही और क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रैली से कहा है, ये हमने आपको सुनवाया। ओपी यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जालौर से, उन्हीं का रुख करते हैं। ओपी, साफ तौर पर जालौर की इस लोकसभा सीट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर संसदीय जो हिसाब किताब है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें भी आती हैं और साफ तौर पर जालौर को बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। 2004 से हमने देखा है कि लगातार यहां पर बीजेपी ही काबिज रही है। ऐसे में अब की बार के चुनावी समीकरण क्या कहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तमाम बड़ी बातें कही हैं अपने संबोधन में जनसभा को संबोधित करते हुए, वो आने वाले समय के लिए जो चुनाव है उसमें और ज्यादा मजबूती प्रदान करती हुई नजर आ रही है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जालौर की जो लोकसभा सीट है जालौर से उस पर न केवल चुनावी रैली का शंखनाद किया बल्कि मतदाताओं से आह्वान किया कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और 26 तारीख को एक उत्सव की तरह ले और घर पर न बैठे, पहले मतदान उसके बाद जलपान। इसी थीम को लेकर उन्होंने कहा कि राजस्थान को विकसित बनाना है, भारत को विकसित बनाना है तो दोनों को मिलकर साथ काम करना और इसके लिए मेरे हाथ मजबूत करें, भाजपा को वोट दें और लोकतंत्र को मजबूती बनाने में अपनी भागीदारी निभाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह केंद्र प्रेरित योजनाओं को हमने बीते 10 सालों में लगातार जन जन तक पहुंचाया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री गैस कनेक्शन हो या कृषि संस्थागत विकास के जरिए जालौर जैसे इलाकों में खेती में नवाचार बढ़ाकर बागवानी को बढ़ावा देना जैसे मामलों, इन सभी का प्रधानमंत्री न केवल खुलकर जिक्र किया बल्कि कांग्रेस पर भी आलोचनात्मक बातें कहते हुए उनको काफी मुद्दों पर आक्रामकता दिखाते हुए कांग्रेस की आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने बीते 70 साल में कोई काम नहीं किया, यही वजह कि आज कांग्रेस गर्त में जा रही है। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनावी मैदान में है तो भारतीय जनता पार्टी ने लुम्बा राम चौधरी को मैदान में उतारा है। लगातार 2 बार से बीजेपी यहां सत्ता में रही और तीसरी बार भी सत्तासीन होने के लिए वो लगातार न केवल संघर्ष कर रही बल्कि जन जन तक पार्टी प्रचार भी करी और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भीनमाल में चुनावी रैली का न केवल शंखनाद किया बल्कि मतदाताओं से राष्ट्र विकास के लिए और एक नई पीढ़ी को तैयार करने के साथ साथ युवाओं में जोश जज्बा और जुनून के साथ विकसित भारत को संकल्प को पूरा करने के लिए मतदान की अपील की। ओपी, साफ तौर पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो चुनावी गणित है वो अब की बार कुछ अलग होने वाला है और साफ तौर पर हम इसको देखें जो तमाम मुद्दे हैं वो यहाँ पर प्रभावी होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो बात है जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं वो यहाँ तक पहुंची, उसका अगर हम ग्राउंड जीरो से आकलन करें तो क्या कहती है अब की बार की जो चुनावी बिसात है वो, और साफ तौर पर आने वाले समय के लिए जो तमाम सियासी दलों के जो मुद्दे वहां पर रखे गए हैं वो क्या कहते हैं?
यहाँ सियासी दलों के जो मुद्दे हैं उनमें सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का मुद्दा, युवाओं को रोजगार का मुद्दा, पानी का मुद्दा, कृषि के लिए संस्थागत विकास और बुनियादी सुविधाएं देने का मुद्दा, और बुनियादी संस्थागत विकास में सड़कें और अन्य तरह की जो सुविधाएं वो देने का मुद्दा प्रमुख रूप से। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बीते 10 साल में जो विकास के काम किए उनको लेकर वो प्रचार कर रही है। वही कांग्रेस भी बीते साल जब अशोक गहलोत ने एक अलग से नया जिला बनाया था उसको लेकर अपने मतदान की अपील कर रही है, पार्टी के लिए वोट और सपोर्ट की अपील कर रही है। तो इस तरह ये चुनावी मुद्दों में विकास की बयार जो है उसको लेकर ज्यादा आक्रामकता दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा यह है, यहाँ पर जनता जो वोट करने जा रही है विकास के मुद्दों को लेकर कर रही है, युवाओं के रोजगार के मुद्दे को लेकर कर रही है, इसके अलावा जो पानी का मुद्दा उसको लेकर कर रही है। इन सभी मुद्दों को जनता में जब हम बात करते हैं तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि जनता नेताओं के पार्टी प्रचार को महत्व न देकर विकास के मुद्दे को महत्व दे रही है। और यही वजह कि जब जन जन तक प्रचार की पार्टियां रैलियां कर रही है उसमें युवाओं की भीड़ उमड़ती है, आम मतदाता की भीड़ उमड़ती है, वो सभी विकास के मुद्दे को और काम को महत्व देते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ खेती बाड़ी की बात करें तो यहाँ इसबगोल और जीरा बहुत बहुतायत में होता है और यहाँ सरकार ने इसकी खेती के साथ साथ बागवानी को बढ़ावा देने का काम किया, जिससे किसान न केवल संपन्न हुए बल्कि उनकी नई सोच विकसित हुई है। इसके साथ ही आने जाने की सुविधा, रेलवे, हवाई यातायात, अन्य तरह की सुविधाएं बढ़ाने से भी यहाँ लोगों में पॉजिटिविटी बढ़ी है। इसके अलावा बुनियादी सुविधाओं में संस्थागत विकास के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी लोगों में बड़ा आक्रोश है कि बीते 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही तो उन्होंने विकास नहीं किया। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं वो आम जन तक जब नब्ज टटोलते हैं तो सामने आते हैं। ऐसे में ओपी डबल इंजन की सरकार से कितना फायदा वहां के लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है, और आगामी चुनाव को भी हम देखें तो उसके मद्देनजर यह कितना बड़ा इंपैक्टफुल साबित होगा? चुनावी प्रचार के दौरान जब नेता अपने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते उसी दौरान हमने भी कंपेयर में लोगों से बात की तो साफ तौर पर लोगों का मानना है कि विकास अगर करना है तो केंद्र और राज्य दोनों समर्पित अगर एजेंसियां एक साथ जुड़ेगी तो मिलकर काम करेंगे और डबल इंजन का फायदा ज्यादा होगा। इस चीज को भी लोगों ने रेखांकित किया है कि बीते 10 साल में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार रही या कांग्रेस की सरकार रही तो कहीं ना कहीं विकास में बाधा आई और यह बाधा आगे ना आए इसको लेकर लोगों की सोच बदली है। उनका कहना है कि समानांतर और सतत विकास हमें करना है तो केंद्र राज्य में एक अगर सरकार रहती है तो फायदा जनता को ज्यादा मिलता है। यही वजह कि बीते 5 साल का जो इतिहास रहा, केंद्र और राज्य के बीच जो समन्वय नीति रही उसमें कहीं ना कहीं केंद्र प्रेरित योजनाओं को लागू करने में खासा दिक्कत हुई। तो लोगों के जहन में ये चीजें काफी घर की हुई है और जब मतदान होगा तो लोग इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे। हमें विकास करना है तो किस तरह करना है, हमें संस्थागत बुनियादी सुविधाएं लानी तो किस तरह की सरकार को चुनना, तो इन मुद्दों को लेकर जनता जब मतदान करेगी तो इस पर ज्यादा फोकस करेगी। ओपी, शिक्षा और रोजगार की दृष्टि से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या स्थिति पहले थी और अब क्या स्थिति पाई जा रही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अब की बार के इस लोकसभा चुनाव में नजर आएगा। जी, ये जालोर और सिरोही जो लोकसभा क्षेत्र है यह गुजरात बॉर्डर से सटा हुआ है, दूसरी तरफ बाड़मेर और बालोतरा से सटा हुआ। तो ये एक ऐसा इलाका है यहाँ से माइग्रेशन सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। प्रवासी जो लोग हैं पूरे देश में काम करने वाले जालोर सिरोही के ही होते हैं और यहाँ पर रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है। शिक्षा की भी बड़ी समस्या रहती है कि स्कूल वगैरह जो सुविधाएं हैं, स्कूल की उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलना वो दूर दूर तक है। तो लोगों की मांग रहती है कि हमें बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर सुविधाएं मिले, आने जाने की सुविधा मिले, स्वास्थ्य सेवाएं मिले और जो सरकार से लाभ मिलता है वो सब मिले। तो यही वजह कि लोगों के जहन में इन चीजों को मतदान के दौरान जब प्रत्याशी आते हैं तो सामने इन पक्ष को रखते हैं कि आपने इतने दिन काम किया। कांग्रेस प्रत्याशी से भी वो सवाल करते हैं कि 5 साल में आपकी कांग्रेस की सरकार रही, आपने कौन कौन से काम किए। तो जब भाजपा प्रत्याशी जाते हैं उनसे भी पूछा जाता है कि 10 साल में केंद्र में सरकार बीजेपी की रही तो आपने कौन से काम किए। तो दोनों पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने काम न केवल गिनवा रहे हैं बल्कि मतदाताओं को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों चुनावी मुद्दों के बीच जो युवाओं का फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि युवाओं का रुझान रोजगार पे है, युवाओं का रुझान राष्ट्रवाद के मुद्दे पे है, युवाओं का रुझान जो माइग्रेशन का मुद्दा उसको रोकने पर है। तो इन सब चीजों पर युवा खासा ध्यान दे रहे हैं और निश्चित तौर पर जब 26 तारीख को मतदान होगा तो उनके जहन में ये मुद्दे रहेंगे कि हमें किस पार्टी को चुनना है और किस सरकार को लाना है। बिल्कुल। ओपी, एक सवाल और कि अगर रिपोर्ट कार्ड पर हम नजर डालें, जो कि हमेशा से हमने देखा है कि बीजेपी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करती है लेकिन कांग्रेस अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं लेकर सामने आती, तो ऐसे में कांग्रेस के बीते 5 सालों में जो हमने देखा, क्या कुछ उपलब्धि कांग्रेस ने हासिल की और बीजेपी जो हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि तमाम डबल इंजन की सरकार जब से हुई है तब से और विकास की रफ्तार वहां पर बढ़ी है, क्या फर्क नजर आता है और क्या अंतर यहां पर नजर आता है? कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि यहाँ प्रत्याशी हर बार बदल जाते हैं। पिछली बार कोई और कैंडिडेट थे, इस बार एक जोधपुर से कैंडिडेट है। तो यहाँ प्रत्याशी बदलने से बड़ी चुनौती रहती है क्योंकि वो ज्यादा जाना पहचाना चेहरा नहीं है। उनके पिताजी का नाम बड़ा है लेकिन उसकी व्यक्तिगत इमेज ऐसी नहीं कि हर व्यक्ति उनको जाने। बीजेपी का लगातार 10 साल से यहाँ सांसद रहा तो उसकी एक लोगों में जान पहचान रही, तो पार्टी को पहुंचने में बड़ा फायदा हो रहा है। लेकिन जो प्रतिस्पर्धा की हम बात करते हैं, रिपोर्ट कार्ड की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो घोषणा पत्र है उसके वादों के साथ साथ बीते 10 साल में जो
काम किए वो जनता के सामने रख रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसके आधार पर वो जनता के बीच जारी है। लेकिन जनता का कहना है कि बीते 5 साल में आपने जो काम किया उस पर हम आधार पर आंकलन आपका करेंगे, कैसे आप पे एतबार कर लिया जाएगा, आप सत्तासीन होंगे तो हमें फिर वही चीजें देंगे, वही विकास के जो काम है वो पूरे होंगे। तो इन सब चीजों को लेकर जनता में संशय है। लेकिन दोनों पार्टियों ने अपने अपने न केवल रिपोर्ट कार्ड पेश किए, बल्कि जो बीते 5 साल में कांग्रेस ने काम करवाया और बीते 10 साल में बीजेपी ने करवाया, वो अपना अपना रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ विकास के मुद्दों की और जो उपलब्धियां उनको भी गिना रहे। लेकिन मतदाता अब जागरूक हो चुका है, यहाँ के जो नागरिक है वो समझदार हैं, उनको पता है कि काम किसने किया और काम किसने नहीं किया, हमें किसको चुनना है ताकि आगे फायदा हो और इस क्षेत्र का भरपूर विकास हो। बिल्कुल। ओपी, एक सवाल और कि जो हम स्थिति अभी देख रहे हैं उस स्थिति का आकलन क्या कहता है, क्योंकि वहां पर जो वोटर्स हैं उनके मन में तमाम सवाल हैं, और तमाम सवाल इसलिए भी हैं कि बीते हमने 5 साल में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उस दौरान भी देखा, और अब की बार भी हमने देखा कि जो स्थितियां हैं उसमें वोट जो शेयरिंग की बात आती है, वोट जो शिफ्टिंग की बात आती है, क्या वो अब की बार भी यहां पर चुनावी मुद्दे के तौर पर नजर आ सकता है? यहाँ तकरीबन 19 लाख मतदाता हैं और उनमें करीबन 6 लाख के समथिंग नए मतदाता है जो नए जुड़े हैं। तो जो नए मतदाता है उनका रुझान विकास के मुद्दे को लेकर है। दूसरी बात, उनका आकलन ये रहता है कि पिछली सरकार ने क्या किया, 10 साल में जो सांसद रहे उसने क्या काम किया। तो उनके जहन में बहुत सारी चीजें रहती है। लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि जो पिछली बार मतदान हुआ उसकी तुलना में इस बार गर्मी और कई मुद्दे ऐसे रहे जो मतदाताओं में जागरूकता की कमी भी रही है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे जिनके जहन में रहे उससे कम मतदान पूरे राजस्थान में पहले चरण में रहा। तो चिंता इस बात की भी जताई जा रही कि मतदान कम न हो, इसलिए प्रधानमंत्री ने खुद भी अपील की है कि आप पहले जलपान उसके बाद मतदान करें। और इस अपील का हो सकता है जब 26 तारीख को मतदान होगा तो असर भी पड़ेगा। लेकिन जब मैं बात करता हूं मतदान प्रतिशत का, वोट शेयरिंग की बात करता हूं, तो कांग्रेस के खाते में जो वोट गया उससे बीजेपी के खाते में काफी ज्यादा वोट थे। इस बार भी बीजेपी जिस तरह से धुआंधार प्रचार कर रही है और अपने विकास के मुद्दों और जो विकास के काम किए उनको लेकर जनता के बीच जा रही है, तो उम्मीद की जाती है कि इनको वोट शेयर फिर से बढ़ेगा। कांग्रेस के वोट शेयर कम होने का एक भी कारण और भी है, यहाँ पर जो 8 विधानसभा है वहां पर इनके मात्र 2 विधायक जीते हुए, जबकि बीजेपी के 6 विधायक है, एक निर्दलीय भी हो बीजेपी के सपोर्ट में है। तो निश्चित तौर पर कैंपेनिंग में उन विधायकों की जो हाल ही में चुनाव हुए हैं दिसंबर में, उसका भी असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के 2 विधायक हैं, तो पूरे जिले में यहाँ 3 जिले बन गए, 2 पहले थे, एक अभी पिछली सरकार ने बना था। उससे कहीं ना कहीं यह लगता है कि कैंपेनिंग में कांग्रेस का जो पलड़ा है थोड़ा हल्का लगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ओपी, तमाम जानकारियां विस्तार से यहाँ पर हमारे सामने रखने के लिए। तो तमाम बड़ी बातें जो निकलकर इस पूरे हम कह सकते हैं कि जो जनसभा से निकलकर सामने आई, और जालौन का गणित क्या कहता है, अब की बार सियासी सफर वहां पर क्या नजर आ रहा है, क्या आंकड़े नजर आ रहे हैं, और राजनीतिक जो वहां पर समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, वो यहाँ पर हमारे सहयोगी ने ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट हमारे साथ साझा की और साथ ही साथ बताया कि किस ओर अब की बार जो जनता है उसका मूड जाता हुआ नजर आ रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे तमाम जो गठबंधन हम देख रहे हैं, चाहे एनडीए गठबंधन की बात करें चाहे एनडीए गठबंधन की बात करें, आज क्या रहा वहां पर खास। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 2024 के आम चुनाव के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता पूरे जोर शोर के साथ धुआंधार रैलियां और प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां राजस्थान में चुनाव प्रचार किया, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के कटिहार और असम के सिलचर में चुनाव प्रचार को धार दी। साथ ही जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में चुनाव प्रचार किया। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। क्या रहा दिन भर की रैलियों में खास और क्या रही रैलियों में संबोधन की बड़ी बातें, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले चरण की वोटिंग के बाद अब देश में चल रहे आम चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बिहार के कटिहार और असम के सिलचर में चुनाव प्रचार को धार दी। उन्होंने कटिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि जिस कांग्रेस ने मंडल कमीशन का विरोध किया, उसी की गोद में लालू प्रसाद और उनके बेटे बैठे हैं। अमित शाह ने असम के सिलचर में रोड शो भी किया। काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर रख दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया और पिछड़ा समाज का विरोधी कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू यादव बैठे हैं, इनके बेटे भी बैठे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में चुनाव प्रचार किया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव को देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का चुनाव बताया। यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में भारत को 2024 के बाद 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है, उसका चुनाव है। इसको हमको ध्यान में रखना है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में एक अराजकता का माहौल है। उन्होंने कहा कि संदेश खाली की घटना से मानवता शर्मसार हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस को गुंडों की पार्टी बताया। और ममता जी, क्या यह सब आप नहीं देखती हैं? क्या हो रहा है भारत में? आपको चाहे मार पीट खरीद जैसे भी हो, पश्चिम बंगाल में सरकार बननी चाहिए। इसी बात की आपको चिंता रहती है। ये गुंडा का पार्टी है, टीएमसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। गुंडा का काम गुंडा कर रहा है, इसका साथ गुंडा है, पुलिस है, जनता नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में कहा कि इस बार भी कांग्रेस की लड़ाई केवल 40 पार करने की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ में प्रचार अभियान की कमान संभाली। उन्होंने राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला बोला। राहुल जी को मैं इतना कहना चाहता हूँ, न 2014 में न 2019 में आपको जनता ने जिताया। इस बार भी कांग्रेस की लड़ाई केवल 40 पार करने की है और भाजपा को जनता पूर्ण बहुमत और 400 पार करने का आशीर्वाद देगी। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष और कोयम्बटूर से बीजेपी उम्मीदवार के अन्नामलाई ने केरल के कोल्लम लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार जी कृष्ण कुमार के लिए रोड शो किया। लोगों से मिल रहे जबरदस्त समर्थन से उत्साहित के अन्नामलाई ने लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। वहीं केंद्रीय मंत्री और नॉर्थ मुंबई से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने जमकर चुनाव प्रचार किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महासमुंद में चुनावी रैली की और भाजपा के पक्ष में वोट मांगे। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने मां दक्षिणा काली मंदिर में पूजा की और ग्रामीणों से बातचीत की। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय घोषणा पत्र मोदी की गारंटी का मलयालम और तेलुगु संस्करण को भाजपा राज्य इकाई द्वारा जारी किया गया। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज।
और वहीं चुनाव में सभी दल इन दिनों धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं। विपक्षी गठबंधन के दल भी जनता के बीच जाकर समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश पहुंचे तो प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में प्रचार करने पहुंची। कोलकाता में कांग्रेस और सीपीआईएम ने साझा प्रेस वार्ता की तो बसपा प्रमुख मायावती रविवार को यूपी के अमरोहा में प्रचार के लिए उतरी। कैसा रहा विपक्षी दलों का प्रचार, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों ने भी अपने प्रचार अभियान को और तेज कर दिया है। इंडी गठबंधन और अन्य दलों के नेता जनसभाएं करके वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को मध्य प्रदेश के सतना पहुंचे। यूपीए काल में उठाए गए मनरेगा जैसे कदम याद दिलाते हुए खड़गे ने भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की। खड़गे ने पहले चरण के मतदान में इंडी गठबंधन की बढ़त का विश्वास जताया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये 102 सीटों पर जो वोटिंग हो गई है, इसमें इंडिया अलायंस को भारी बहुमत मिलेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने छत्तीसगढ़ में पार्टी के प्रचार की कमान संभाली। बालोद और राजनांदगांव में जनसभाओं को संबोधित करते हुए प्रियंका ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी तब जन कल्याण के बहुत काम हुए। खेती से रोजगार मिलता था, खेती से आमदनी बनती थी, खेती से किसान मजबूत बनता था। आज क्या हालात है? आज हालात ये है कि देश भर में खेती से कमाई होनी बंद हो गई है। रैलियों के बीच कोलकाता में कांग्रेस और सीपीआईएम ने साझा प्रेस वार्ता की। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और सीपीआईएम नेता विमान बोस की इस प्रेस वार्ता में भाजपा के साथ साथ टीएमसी भी निशाने पर रही। दिलचस्प बात यह है कि देश के अन्य हिस्सों में इंडी गठबंधन की बैठकों में टीएमसी इन दोनों दलों के साथ मंच पर दिखाई देती है। पिछले 2021 साल में बंगाल में चुनाव हुई थी। उस चुनाव में सियासी ध्रुवीकरण, चुनावी ध्रुवीकरण इस तरह हुई थी कि लाभार्थी से दोनों पार्टी हुई थी, एक बीजेपी और एक टीएमसी। इंडी गठबंधन के अलावा अन्य पार्टियां भी प्रचार अभियान में जुटी हैं। बसपा प्रमुख मायावती रविवार को यूपी के अमरोहा पहुंची, जहां उन्होंने अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। मायावती ने भाजपा पर खूब निशाना साधा। आपका ये जो क्षेत्र है अमरोहा, तो ये कारीगरी के साथ साथ किसानी के भी मामले में काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर काफी खेती होती है, लेकिन वर्तमान बीजेपी की सरकार ने किसानों का विशेष ध्यान नहीं रखा है। दूसरे चरण का मतदान जैसे जैसे पास आ रहा है, जनसभाओं, रोड शो और जनसंपर्क का सिलसिला तेज हो रहा है। सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंककर मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं और कोई कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज इंडी गठबंधन की एक महारैली हुई है। नाम है उल गुलान। क्या है इसके मायने और कैसी रही ये रैली, ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड के रांची में आज इंडी गठबंधन के दलों की बड़ी रैली हुई, जिसमें 14 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस रैली का नाम उल गुलान न्याय महारैली रखा गया, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा रांची में की गई उल गुलान न्याय महारैली में भी गठबंधन का बिखराव साफ नजर आया।
विपक्ष के कई नेताओं ने महारैली से किनारा किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी इस रैली में शामिल नहीं हुए। क्या रहा इस रैली में खास और क्या रही रैली की बड़ी बातें, देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ चुनावी रण अपने शबाब पर है, वहीं विपक्ष का इंडी गठबंधन लगातार दरक रहा है। गठबंधन में शामिल दलों के दिलों की दूरी छुपाए नहीं छुप रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा रांची में की गई उलगुलान न्याय महारैली में भी गठबंधन का बिखराव साफ नजर आया। विभिन्न दलों के कई नेता अलग अलग मजबूरियों का हवाला देकर इस रैली से किनारा कर गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी रैली में नहीं पहुंचे। इस अनुपस्थिति के लिए उनकी पार्टी ने तबीयत खराब होने को वजह बताया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चुनाव प्रचार में व्यस्त होने की बात कहकर रैली में शरीक नहीं हुए। उधर सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी पहले ही चुनाव प्रचार को वजह बताकर रैली में न आने की घोषणा कर चुके थे। रैली में शामिल नेताओं ने भाजपा पर हमले किए और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई जैसे मुद्दे दोहराए। झारखंड में इतना अच्छा काम चल रहा था, दिल्ली में इतना अच्छा काम चल रहा था, गरीबों के लिए सरकार ने काम करनी थी, लेकिन मोदी जी को ये पचा नहीं। हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया, संजय सिंह जी जेल रह करके आ रहे और केजरीवाल जी को जेल डाला गया। विपक्ष में ये बिखराव कितना भीषण है, इसका नजारा रांची की रैली में ही हो गया। जिस समय मंच पर इंडी गठबंधन के नेता साथ चलने का दम भर रहे थे, उसी जनसभा में कुछ ऐसी सिरफटव्वल मची हुई थी। राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हुई इस लठबाजी में एक कार्यकर्ता का सिर ही फट गया। भाजपा इस खींचतान और सिरफटव्वल को लेकर इंडी गठबंधन को घेर रही है। जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और राजग की लहर चल रही है, उसके कारण हताश, निराश और बदहवास कांग्रेस और इंडी अलायंस के कार्यकर्ता भी एक दूसरे का सिर फोड़ने पर आमादा हैं। पराजय सुनिश्चित होने के कारण उपजी कुंठा का यह परिणाम है कि वे एक दूसरे का अब सिर फोड़ दे रहे हैं। रांची की रैली के मंच पर कुछ दल पास पास जरूर बैठे, लेकिन जमीन पर वो एक दूसरे से उतने ही दूर हैं। पश्चिम बंगाल में ममता कांग्रेस और सीपीएम को बीजेपी की बी टीम बता रही हैं। वहीं केरल में कांग्रेस और सीपीएम एक दूसरे को उखाड़ फेंकने में लगे हैं। इसके बाद भी इंडी गठबंधन के कुछ नेता आशाओं से भरे बयान दे रहे हैं। We are together in West Bengal, we are together in Tripura, we are not together in Kerala because suppose the Congress or the CPM, they join together, what happens? BJP will come up. To prevent that, we have to fight against each other so that there is no space whatsoever available for the BJP. They don't get even a single seat. And that is how by and large, except that CPM and Mamata, I told you the reason. And they will join our alliance, India alliance, immediately after the election. इंडी के बिखराव की सबसे उल्लेखनीय मिसाल तो केरल की वायनाड संसदीय सीट ही बनी हुई है, जहां वाम दल राहुल गांधी को हराने की हुंकार भर रहे हैं। वायनाड में राहुल की मुश्किल वैसे ही बहुत बढ़ चुकी है। रविवार को कांग्रेस जिला समिति के महासचिव पीएम सुधाकरन भाजपा में शामिल हो गए। मतदान से ठीक पहले कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। पीएम सुधाकरन ने कहा कि राहुल गांधी उन जैसे नेताओं की ही पहुंच से बाहर थे, तो आम आदमी का तो क्या ही सवाल। पीएम सुधाकरन ने राहुल को एक और कार्यकाल के लिए सांसद चुनने को वायनाड की विकास की संभावनाएं नष्ट करने वाला बताया। वायनाड में राहुल की मुश्किल डगर को लेकर भाजपा भी कटाक्ष कर रही है। शनिवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में प्रधानमंत्री ने कहा था कि वायनाड में कांग्रेस शहजादा मुश्किल में है और जिस तरह अमेठी छोड़ गए, वैसे ही जल्दी ही वायनाड भी छोड़ देंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने वायनाड से एनडीए उम्मीदवार के सुरेंद्रन को पत्र भेजकर उनकी सफलता की कामना की है। पीएम ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनके निस्वार्थ सेवा भाव की भी तारीफ की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने कि क्या कुछ चल रहा है इंडी गठबंधन में। साफ तौर पर किस तरह से बिखराव की स्थिति नजर आ रही है, ये इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाने की भी कोशिश की। और क्या स्थिति अभी इंडी गठबंधन की बनी हुई है, ये भी ये रिपोर्ट साफ तौर पर उजागर करती हुई नजर आ रही है।
आगे बढ़ते हैं और अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या हकीकत नजर आ रही है इंडी गठबंधन को लेकर, यह जानने और समझने की कोशिश करते हैं। राजेश राज हमारे साथ कटिहार से जुड़े हुए हैं और दिवाकर हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। राजेश राज, आपके पास आऊंगा, लेकिन दिवाकर सबसे पहले आप ही का रुख करूंगा, क्योंकि आज एक महारैली साफ तौर पर जिसको लेकर सबकी निगाहें थी। सबसे पहले तो ये बताइए कि वहां पर आरजेडी और जो कांग्रेस के बीच जो खींचतान मची, उसमें अभी ताजा स्थिति क्या है, और साफ तौर पर वहां पे जो कार्यकर्ताओं में है, इस अगर हम घटनाक्रम की बात करें तो यहां पर यह बिखराव की स्थिति जो है और एक दूसरे में जो द्वेष की स्थिति यहां पर नजर आ रही है, कैसे साथ मिलकर आगे बढ़ पाएंगे? क्या चल रहा है ग्राउंड जीरो पर? देखिए, निश्चित तौर पर ग्राउंड जीरो पर स्थिति आप समझ सकते हैं कि झारखंड के अगर हम 14 सीटों की बात करें तो अभी तक इंडी गठबंधन अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर सका है। हालांकि जो कह सकते हैं कि कंबाइंड रूप से एक प्रत्याशी, दो प्रत्याशी के करके झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घोषणा कर दी, कांग्रेस ने घोषणा कर दी, और आखिर वक्त तक जो कांग्रेस और जो आरजेडी के उम्मीदवार दो सीट पर एक तरीके से जो खींचतान की स्थिति बनी हुई थी, वो कुछ आज इंडी गठबंधन की जो उल गुलान न्याय महारैली थी उस दौरान देखने को मिली, जब कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए। तो हम कह सकते हैं कि जमीन पर स्थिति कुछ और है और नेता है वो मंच पर दिखाने की कोशिश कुछ और कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन में जो बिखराव की स्थिति है उसकी झलक भी आज एक तरीके से झारखंड में जो उल गुलान की न्याय रैली थी उसमें देखने को मिली। क्योंकि हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी, हालांकि तबियत खराब होने की वजह बताई गई, वो यहां पर नहीं पहुंचे, तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिनिधि यहां पर नहीं पहुंचे, और साथ ही साथ जो हम कहते हैं कि उद्धव ठाकरे गुट के बड़े नेता उद्धव ठाकरे खुद नहीं पहुंचे, उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेज दिया। तो जिस तरीके से हुआ, और अंतिम वक्त तक जब मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पहुंचते हैं तो रैली में जो लोग पहुंचते हैं वो लगभग रैली खाली हो जाती है, और मल्लिकार्जुन खड़गे का जब भाषण शुरू होता है तो नहीं के बराबर वहां पर कोई जनता होती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आज जो उल गुलान न्याय महारैली थी उसका किस तरीके से देश भर में मैसेज गया है, वो तस्वीरें बयान कर रही है। सवाल तो यह है कि कार्यकर्ता जो है उससे निश्चित तौर पर लगता है कि जो कार्यकर्ताओं में जो मेल जोल की स्थिति है वो नहीं बन पा रही है। दिवाकर, नौबत यहां तक आन पड़ी है कि अब हाथापाई तक नौबत आ चुकी है, सर फूट रहा है, जिसकी तस्वीरें भी साफ तौर पर सामने आई। सवाल यह है कि जहां एकजुट करना था वहां पर ही यह स्थिति है, तो ऐसे में आने वाली राह कैसी होगी, यह सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, निश्चित तौर पर जो मेल मिलाप की स्थिति है, कार्यकर्ता भी एक दूसरे को पचा नहीं पा रहे हैं। इंडी गठबंधन हालांकि बन तो गया है, आरजेडी एक मंच पर कोशिश कर रहे हैं कि लड़, लेकिन सीट शेयरिंग के जिस तरह से किचकिच यहां पर झारखंड में देखने को मिला है, उसका निश्चित तौर पर हमको लगता है कि वो खींचतान जो चुनावी रैलियां होगी आने वाले दिनों में, जब वोटिंग का पैटर्न आगे होगा तो उसका असर भी निश्चित तौर पर वहां पर दिखेगा। क्योंकि जो कार्यकर्ताओं में एक तरीके से जो हम कह सकते हैं बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो बॉन्डिंग कहीं नजर झारखंड में नजर नहीं आ रही है। और अभी भी जो हम कह सकते हैं एक तरीके से जो इन तमाम गठबंधन के बड़े नेता हैं वो एक तरीके से मिलकर उस तरह से नहीं दिखाने की कोशिश कर पा रहे हैं कि जो कार्यकर्ता है वो एक मंच पर साथ हो जाए और उसका परिणाम के रूप में कन्वर्जन नजर आए। तो अभी हम कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं में एक गठबंधन का स्वरूप नहीं ले सका है। जी ठीक है, राजेश राज, आपका रुख करूंगा। राजेश, कटिहार में क्या कुछ चल रहा है और बिहार की सियासत इस वक्त किस ओर इशारा कर रही है, और साफ तौर पर समीकरण क्या बनते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं इंडी गठबंधन और एनडीए को लेकर? देखिए, एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों के जो नेता हैं, बड़े नेता जो हैं, वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और लगातार उनकी कोशिश है कि अपनी जमीन को बचाई जाए। यह जहां पर मैं अभी खड़ा हूं ये कटिहार है, और कटिहार के ठीक बगल में पूर्णिया है, पूर्णिया के बगल में किशनगंज है, फिर अररिया है, और ये जो तमाम जो इलाके हैं ये कभी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गढ़ हुआ करते थे, लेकिन बाद के दिनों में इन तमाम इलाकों पर एनडीए का कब्जा हो गया। अगर किशनगंज को हम छोड़ दें तो सिर्फ किशनगंज में एक सीट कांग्रेस के पास है, बाद बाकी कोसी और सीमांचल में कुल 8 सीटें आती हैं। खगड़िया की बात करें, सुपौल की बात करें, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये वो जिले हैं जहां जो राष्ट्रीय जनता दल के गढ़ हुआ करते थे, लेकिन इन तमाम जगहों पर जनता दल यूनाइटेड का कब्जा है। एक सीट अररिया है जहां पर बीजेपी का कब्जा है, किशनगंज पर कांग्रेस का कब्जा है, और कहीं न कहीं जनता दल यूनाइटेड को अपनी सीटें बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मोदी मैजिक का भरोसा है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों, गृह मंत्री अमित शाह की आज रैली थी कटिहार में, इन रैलियों के भरोसे अपनी
जी नहीं तो पूर्णिया में पप्पू यादव को जब राष्ट्रीय जनता दल ने सीट नहीं दी तो पप्पू यादव जी राजेश, चलिए, तो साफ तौर पर राजेश से संपर्क हमारा टूट गया है, तो ऐसे में दिवाकर भी हमारे साथ जुड़े थे, राजेश भी हमारे साथ जुड़े थे। राजेश और दिवाकर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। साफ तौर पर बिहार की बात करें और अगर हम झारखंड की बात करें, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं साफ तौर पर, क्योंकि जो तमाम रणनीतियां बनती बिगड़ती नजर आती हैं वो इन दोनों राज्यों से नजर आती हैं, और वहां पर ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है ये हमारे संवाददाताओं ने साझा किया और इस पर रोशनी डाली। एक छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। वेट। हाँ, ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने, और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जर्नी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात चर्चित लोकसभा क्षेत्रों की। बात मेरठ की करें तो मेरठ लोकसभा संसदीय सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। मेरठ लोकसभा सीट पर इस बार सबकी निगाह लगी है। भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का मुद्दा बनी इस सीट पर भाजपा, सपा और बसपा प्रत्याशियों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी ने मेरठ से भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को टिकट दिया है। इंडी गठबंधन के सीट बंटवारे में यह सीट समाजवादी पार्टी को मिली है। देखते हैं क्या है वहां खास, इस ग्राउंड रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मेरठ एक अहम शहर है और इसकी अपनी अलग ही राजनीतिक पहचान रही है। गंगा और यमुना के बीच बसे मेरठ शहर की विरासत बहुत पुरानी है। इसे प्राचीन शहर माना जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के निशान भी यहाँ पर मिले हैं। मेरठ राजधानी नई दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर है, जबकि यूपी की राजधानी लखनऊ से इसकी दूरी 453 किलोमीटर है। यह शहर खेल से जुड़े विश्व स्तरीय उत्पादों के लिए खास पहचान रखता है। यही नहीं, इस शहर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अहम शिक्षा केंद्र भी माना जाता है। 1857 की क्रांति का बिगुल इसी मेरठ में बजा था और फिर तेजी से देश में कोने कोने तक पहुंचा था। मेरठ शहर के बारे में कहा जाता है कि इसका नाम मय राष्ट्र शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है माया का देश। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो मेरठ संसदीय सीट पर बेहद कड़ा मुकाबला हुआ था। भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र अग्रवाल ने 5,86,184 वोट हासिल किया था, तो बसपा के हाजी मोहम्मद याकूब के खाते में 5,81,455 वोट आए। दोनों के बीच अंत तक कड़ा संघर्ष चला। भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल महज 4,729 मतों के अंतर से चुनाव जीत गए। 2014 के चुनाव में भी राजेंद्र अग्रवाल भाजपा के टिकट पर चुने गए थे। भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दल मेरठ में उम्मीदवार उतारते हैं। भाजपा ने मेरठ से इस बार लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को टिकट दिया है। इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे में ये सीट समाजवादी पार्टी को मिली है। बसपा की ओर से देवव्रत त्यागी मैदान में होंगे।
मैं अपनी कर्म भूमि बनाना चाहता हूं अभी से। मेन मुद्दा है हमारा विकसित भारत का और विरासत के साथ विकास। तो मुद्दा तो वही है बेसिकली। जब विकास होता है, विकास चहु और विकास होता है, विकास एक किए हुए एक दिशा तो होती नहीं है, और विकास एक प्रक्रिया है बेसिकली जो कभी रुकती भी नहीं है। चुनाव प्रचार हमारा पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। चारों तरफ हमारी टीमें लगी हुई हैं। सर समाज का हमें सहयोग मिल रहा है। आज हमारे अमित शर्मा जी हैं जो कैंट विधायक चुनाव लड़े हैं, वो भी आज हमारे साथ हैं। उनका समर्थन पूरा मिल रहा है, पूरे व्यापारियों का समर्थन मिल रहा है। हर व्यापारी आज की डेट में सब परेशान है, इसलिए सबका समर्थन हमें मिल रहा है। तो पहला काम मेरा ये होगा कि प्यार दो और प्यार लो। जो एक खाई खोदी गई है हिंदू मुसलमान धर्म वरम जाति पाति की, ये मुझे पाटनी है, हर हाल में पाटनी है। ये सब खत्म होना चाहिए। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। हम लोग एक ही समाज में रहते हैं, सामाजिक लोग हैं। ये देश किसी एक आदमी की बकौती नहीं है, ये सभी का देश है। मेरठ लोकसभा सीट पर 1991 से लेकर अब तक के 8 लोकसभा चुनाव में 6 बार भाजपा को जीत मिली। बीजेपी को 1991, 1996 और 1998 के चुनाव में जीत मिली। बीजेपी के लगातार जीत का सिलसिला साल 1999 के चुनाव में टूट गया, जब कांग्रेस के अवतार सिंह भड़ाना चुनाव जीत गए थे। इस संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें किठौर के साथ साथ मेरठ कैंट, मेरठ साउथ और हापुड़ सीटें शामिल हैं। 2022 के चुनाव में बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली थी और 2 सीट सपा के खाते में गई थी। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और वहीं मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही अन्य सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने भी अपने अपने दावे किए हैं। क्या है मेरठ की जमीनी सच्चाई, इसको लेकर हमारे संवाददाता अनुज यादव ने भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल से खास बातचीत की। देखिए। पहले चरण का उत्तर प्रदेश के अंदर मतदान समाप्त हो चुका है और अब बारी है दूसरे चरण की। दूसरे चरण में जी हां, सबसे चर्चित सीट है मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र। और चर्चित क्यों है? क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी ने रामायण में जय श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी को चुनावी मैदान में उतारा है। सर, आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या अपनी जन्मभूमि को कर्म भूमि बनाने के लिए आप राजनीति में आए हैं और मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। मैं अपनी कर्म भूमि बनाना चाहता हूँ अभी से। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है, जब राजनीति में आते हैं तो बड़े बड़े दावे और वायदे किए जाते हैं, और आपकी भूमिका ऐसी रही है, अगर आप लोकसभा में पहुंचेंगे तो लोगों की बड़ी उम्मीदें रहेंगी। किस तरीके से, कैसे खरा उतरेंगे उन पर? पूरी कोशिश होगी कि जो भरोसा हमारे ऊपर श्री नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने और सभी नेताओं ने जो और भाजपा ने जो भरोसा मुझ पर दिखाया है, मैं उस पर अपने आप को प्रूव कर दूं कि मैं भरसक, मेरी कोशिश होगी कि मेरी जितनी क्षमता है, जो मेरी योग्यता है, उसके अनुसार मैं कार्य करूं। दूसरा सवाल है कि किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि मुद्दों के बिना चुनाव होता नहीं है और कई मुद्दे होते हैं। जनमानस के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। देखिए, इस समय मैं तो कोई मुद्दा लेकर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुद्दे जो हैं वो जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने मुद्दा तो ऑलरेडी रख दिया है। जो एक मेन मुद्दा है हमारा विकसित भारत का और विरासत के साथ विकास, तो मुद्दा तो वही है बेसिकली। जब विकास होता है, विकास चहु और विकास होता है, विकास एक किए हुए एक दिशा तो होती नहीं है, और विकास एक प्रक्रिया है बेसिकली जो कभी रुकती भी नहीं है। तो वो तो उन्होंने ऑलरेडी देश के सामने वो है सारा कुछ। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, अब मैं जितने भी रोड शोज़ कर रहा हूँ, जो उतना भी जनसंपर्क कर रहा हूँ, उसमें न मैं कुछ कह रहा हूँ, न जो हमारे वोटर्स हैं जो वो कुछ कह रहे हैं। सिर्फ हम लोग एक डायरेक्ट कनेक्ट है लोगों से बस, और वो इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना सब कुछ दिखा रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल है कि जब राजनीति में चुनाव लड़ा जाता है तो उसमें कई समीकरण बनते हैं। कोई कहता है कि ये बिरादरी इसके साथ है, इस धर्म के लोग इसके साथ हैं, लेकिन आपकी भूमिका तो जाति और धर्म से ऊपर है। तो किस तरीके से आप लेते हैं कि उन समीकरणों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, समीकरणों की तो शायद ज़रूरत पड़ती है मेरे ख्याल से, लेकिन वो काम मैं नहीं देख रहा हूँ, वो काम संगठन का है इस समय। क्योंकि उन यहाँ के समीकरणों को शायद मैं उतनी अच्छी तरह समझ भी ना पाऊँ, अगर समीकरण है तो वो काम संगठन का है, वो संगठन देख रहा है। मैं सिर्फ जो जनसंपर्क है बेसिकली,
आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। जनसंपर्क में उत्साह किस तरह का देखते हैं, खास तौर से महिलाओं का? बहुत ज़्यादा उत्साह है, मतलब सोच भी नहीं सकते आप। कई बार होता है कि ये उत्साह मैं पहले भी देखता रहा हूँ, पर कई बार होता है कि जब जनता को पता लगता है कि ये व्यक्ति पॉलिटिक्स में आ गया है तो उसमें हो सकता है कि कुछ कम हो जाता है कई बार लोगों का, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा भी कि भाई आप पहले जब कभी ऐसा अगर नाम निकला है तो कि आपको पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ है बिल्कुल भी। जो मैं महिलाओं का और सभी का, भाइयों का, महिलाओं का, बच्चों का जो मैं उत्साह देख रहा हूँ वो अपने आप में अभूतपूर्व है, मतलब। और ये दिनों दिन अब बढ़ रहा है, जैसे जैसे कैंपेन बढ़ रहा है, हमारा चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे ये उत्साह बढ़ रहा है। अरुण गोविल जी, जो भूमिका आपकी रही एक अभिनेता के तौर पर, उम्मीद करते हैं कि राजनेता के तौर पर भी ऐसी ही भूमिका आप निभाएंगे। डीडी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज़, मेरठ। तो आइए अब जानते हैं कि चुनावी समीकरण क्या कहता है मेरठ का ग्राउंड जीरो पर। शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, मेरठ पर अब की बार सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और मेरठ की सीट हॉट सीट भी मानी जा रही है। ऐसे में अब की बार का चुनावी समीकरण मेरठ को लेकर क्या कहता है और तमाम जो विपक्षी दल हैं उनके लिए क्या कुछ है वहां पर? देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो है कि दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की जो चर्चित सीटें हैं उसमें मेरठ और मथुरा, इस पर बहुत चर्चा है। दो वजहों से ये वैसे भी वीआईपी सीट मेरठ और मथुरा मानी जाती है और यहाँ से बहुत दो चर्चित उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। मथुरा से जो निवर्तमान सांसद हैं हेमा मालिनी, वो चुनाव लड़ रही हैं। तो मेरठ से बीजेपी ने इस बार राजेंद्र अग्रवाल जो निवर्तमान सांसद है उनकी जगह पर अरुण गोविल को चुनाव मैदान में उतारा है, जिनकी छवि रामायण सीरियल के बाद हम जानते हैं इसमें उन्होंने राम की भूमिका निभाई थी। उसके बाद से बहुत चर्चा में रहे और जब टिकट बंटवारा हो रहा था भारतीय जनता पार्टी में, तब ये संकेत मिले थे कि अरुण गोविल को, जो उनकी जन्मभूमि भी ये रही है मेरठ, वहाँ से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। और हम जानते हैं कि ऐसे समय जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, उसके बाद अरुण गोविल को चुनाव मैदान में उतारना तो निश्चित तौर पर मेरठ सीट बहुत चर्चा का विषय हो जाती है। इस लिहाज से भी कि बहुत करीबी मुकाबला हमने देखा था 2019 में इस सीट पर देखने को मिला था। तब एक गठबंधन था समाजवादी पार्टी और बसपा का, और इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है कि बसपा अलग चुनाव लड़ रही है। तो उस लिहाज से बीजेपी को लगता है कि मेरठ सीट में एक आसानी से जीत हासिल होगी, चूँकि एक चर्चित चेहरा इस बार चुनाव मैदान में है, जिनकी अपनी छवि एक तरह से बहुत लोकप्रिय अभिनेता के तौर पर रही है जब से उन्होंने भगवान राम की भूमिका निभाई रामायण सीरियल में, उसके बाद से। तो बीजेपी की रणनीति के लिहाज से बीजेपी को लगता है कि मेरठ में इस बार एक बड़ी जीत हासिल होगी। वही इंडी गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लगता है कि कोशिश की जाए, मौका है मेरठ जैसी सीट पर जिसको वो 2014 में भी जीत नहीं पाई थी और 2019 में भी जीत नहीं पाई थी, वहाँ पर शायद कोई संभावना बने। यही वजह हमने देख रहे हैं कि मेरठ पर बहुत जोर लगाया जा रहा है। और दूसरे चरण में मेरठ हो, अमरोहा हो, मथुरा हो, इन सीटों पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम धुआंधार चुनावी जनसभाएं देख ही रहे हैं दूसरे चरण के लिए उत्तर प्रदेश में। तो वहीं इंडी गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, उनकी हमने देखा है कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी दूसरे चरण में हो रहा है। और बसपा प्रमुख मायावती भी आज अमरोहा में थी। तो इस तरह से एक पूरी जोर आजमाइश दिख रही है उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण को लेकर। चलिए शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए, क्योंकि साफ तौर पर अरुण गोविल जो कि अब की बार चुनावी मैदान में है, बहुत कुछ कहता है मेरठ का ये चुनाव, और साथ ही साथ समूचा हम 2024 पर जो नज़र रखे हुए हैं वो बहुत कुछ कहता है। तो ऐसे में ग्राउंड जीरो से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है ये हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे,
लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज दिन भर क्या कुछ रहा खास सियासत में, और साथ ही साथ जो जनसभाओं का दौर चला उसमें क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई, ये हमने आपको बताया, समझाया और आपके साथ साझा किया। जाते जाते आपको अब छोड़ जाते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ और रोचक तथ्यों के साथ। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो 497 सदस्यों वाली पहली लोकसभा का गठन 2 अप्रैल 1952 को हुआ था। 216 सदस्यों वाली पहली राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। 1951 से 1952 और 1957 में पहले और दूसरे आम चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने मतदान की मतपत्र प्रणाली को अपनाया। 1962 में तीसरे आम चुनाव के बाद से आयोग ने मतदान की अंकन प्रणाली को अपनाया। ईवीएम का पहली बार उपयोग मई 1982 में केरल के आम चुनाव में हुआ था। हालांकि इसके उपयोग को निर्धारित करने वाले एक विशिष्ट कानून की अनुपस्थिति के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने उस चुनाव को रद्द कर दिया था। 1989 में संसद ने चुनाव में ईवीएम के उपयोग के लिए प्रावधान बनाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया। 2009 के आम चुनाव में पश्चिमी गुजरात राज्य के गिर जंगल में सिर्फ एक मतदाता के लिए मतदान केंद्र स्थापित किया गया था। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज।